हेलो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज वापस मैं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की जो हमारे कोर्स चल रहा है, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर उसी का एक नया चैप्टर नए ऐसे के साथ मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ, ठीक है। क्लास कौन सी है हमारे बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, ठीक है, और उसका कौन सा है पेपर 1। पेपर 1 के अंदर जो कि हमारा प्रोज और जो सेक्शन है प्रोज और फिक्शन वाला, उसके अंदर ही हमारा जो ऐसे वाली जो हमारी बुक है उसी का एक चैप्टर है और उसी का एक ये जो ऐसे है, क्या नाम है, द गोल्डन एज। गोल्डन एज किसे कहते हैं कि एक स्वर्णिम युग है ना, हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम युग भी कह सकते हैं। अब स्वर्णिम युग का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से जो हमारे एजी गार्डनर, ये बहुत ही बड़े लेखक माने जाते हैं अंग्रेजी साहित्य के अंदर, ठीक है, बहुत बड़े ऑथर थे, बहुत बड़े निबंधकार थे, जिन्होंने क्या किया था उस समय उन लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए अंग्रेजी साहित्य के अंदर क्या हुआ था, जब अंग्रेज उस समय जब कई क्रांतियां चल रही थी, ठीक है, वहां पे हमने देखा है कि इतिहास के अंदर जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, यूरोप की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, तो 16-17 सेंचुरी के अंदर ये घटनाएं उस समय हो रही थी। तो लोगों की क्या थी, कहीं ना कहीं हिम्मत टूट चुकी थी, लोग कहीं ना कहीं अपना आत्मविश्वास खो बैठे थे। तो उस समय जो वहां के जो लेखक थे वो उनके अंदर क्या कर रहे थे, जोश भरने का काम कर रहे थे। तो उसी तरह से वो उनको एक स्वर्णिम युग दिखाते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पुनः लाने की कोशिश करते हैं और उसी से उन्होंने एक निबंध लिखा था, क्या नाम था, द गोल्डन एज, जिसे हम कहते हैं स्वर्णिम युग, ठीक है, स्वर्णिम युग भी कह सकते हैं, स्वर्णिम युग। तो इसी को आज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ऐसे बीए पार्ट 2 के पेपर 1 के अंदर जो ऐसे वाली बुक है उसी का एक चैप्टर है, क्या नाम है, एजी गार्डनर के द गोल्डन एज, किसने लिखा है, एजी गार्डनर ने। इसके बाद जो एक और चैप्टर आएगा ऐसे आएगा, वो भी हमारे एजी गार्डनर ने लिखा है, बहुत खूबसूरत सा ऐसे, वो भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अब क्या कर रहे हैं, हम इस ऐसे को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या इसके अंदर बात कही गई है एजी गार्डनर के द्वारा, उसे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एजी गार्डनर है इनका जन्म कब होता है, 1565 में, 1865 के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है, और 1946 के अंदर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के बीच में जो इनकी जो कह सकते हैं कि जो 19th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी थी, इसके बीच में उनकी जो कुछ अच्छे जो काम थे वो हम देखेंगे यहाँ पे। और उस समय उन लोगों की कह सकते हैं ना कि जो एक जो हिम्मत टूट चुकी थी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लॉस हो चुका था अपने आप में, तो वो वापस पुनः बढ़ाने में ये निबंध कितना योगदान रखता है, ये ऐसे उन लोगों के लिए कितना कामगर सिद्ध हुआ, वो यहाँ से हम देखेंगे। और पढ़ने के बाद हम लास्ट में इसको जानेंगे कि किस तरह से ये ऐसे वास्तव में उस समय के लिए उपयोगी था या नहीं था। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एजी गार्डनर के बारे में इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, कहां से आए थे, कब जन्म हुआ। तो वो सारी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम क्या करते हैं अपने फॉर्मेट के अंदर देख के चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एजी गार्डनर कौन, एजी गार्डनर हु वाज बोर्न इन 1865, जन्म कब होता है, 1865 के अंदर होता है। हैड ए pseudonym as alpha of the club। अब ये क्या थे, एक pseudonym as alpha of the club थे, ये मतलब खुद एक कह सकते हैं कि यह एक माना जा सकता है कि जब इनका जन्म हुआ तो ये खुद एक pseudonym थे, मतलब ये इनको एक ऐसी वस्तु थी जिससे ये क्या थे, कह सकते हैं कि प्लगिंग, जो हम कह सकते हैं कि खेती का जो काम होता है, ठीक है, तो वो करते थे। ही वॉज ए एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज,
और वो आगे क्या बनते हैं, एक एडिटर बनते हैं, किसमें, डेली न्यूज के अंदर, ठीक है। तो वहां पे इनका क्या होता है, एक एडिटिंग का जो काम होता है, जो कह सकते हैं कि एडिटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है उस समय अपने न्यूज़पेपर के अंदर, वो ये करते हैं और जिससे इनको क्या है, थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिलती है। तो फिर हम देखते हैं आगे कि किस तरह के ये व्यक्ति थे। फिर हम देखते हैं कि अल्फा ऑफ द प्लो, ये एक क्या कह सकते हैं कि इनका एक जो कह सकते हैं ना, एक टैगलाइन थी। ये क्या थी इनकी, एक टैगलाइन थी। जिस तरह से हम कह सकते हैं ना कि अकबर द ग्रेट हम कहते हैं कई बात में ना, तो अकबर द ग्रेट का मतलब वो क्या है, उसकी टैगलाइन है कि अकबर कैसा था, ग्रेट राजा था। तो उसी तरह से दी सिनोनिम एज अल्फा ऑफ द प्लो, ये इनकी एक क्या था, एक टाइटल था। क्या था, एक टाइटल था, ठीक है, जो किसे मिला था, एजी गार्डनर को मिला था, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, एडिटर का काम करते हैं, कहां पे काम करते हैं, डेली न्यूज के अंदर, ठीक है। डेली न्यूज के अंदर ये एडिटर का काम करते हैं। और ये जो डेली न्यूज थी ये कहां पे था, लंदन के अंदर थी। और फिर कहते हैं कि मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग रिफ्लेक्ट हिज पर्सनल फीलिंग्स, और ये भी माना जाता है कि इनकी बहुत सारी जो कृतियां थी वो उनकी पर्सनल फीलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। वह स्वयं की जो उनकी सोच थी, उन्हें स्वयं क्या लगता था, उनके ऊपर ये सबसे ज्यादा क्या करते थे, अपने ऐसे, अपने पोएम्स, अपनी स्टोरीज ये लिखा करते थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन राइटिंग जर्नलिस्ट लिटरेचर, और ये खास तौर से लिखने में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रुचि रखते थे। तो वो कौन से रखते थे, पत्रकारिता का जो साहित्य था उसके ऊपर लिखते थे। सबसे ज्यादा इनको पसंद था कि पत्रकारिता के ऊपर कुछ बातें लिखी जाए ताकि क्या हो, लोगों को डायरेक्ट मैसेज जा सके। इसीलिए ये कहते हैं कि डेली न्यूज जो अखबार था उसका उन्होंने पूरा पूरा उपयोग लिया। जब लोगों को एक मैसेज पहुंचाया इन्होंने, जब लोगों के पास अपनी जो बातें पहुंचाई, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रोथ करने के लिए इन्होंने जो काम किया, वो उस समय ये डेली न्यूज बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ही प्रेजेंटेड ए माइनर ऑफ हिज हार्ट एंड माइंड थ्रू हिज राइटिंग। अब ये माना जाता है कि इन्होंने अपना जो काम था, ठीक है, वो कहते हैं कि इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने कह सकते हैं कि मन और मस्तिष्क का जो एक इनका जो आईना था, जो इनके दिमाग में क्या चलती थी, इनके मन में क्या बातें होती थी, वो सब इन्होंने अपनी लेखन शैली से लोगों के सामने रखे, ठीक है। फिर कहते हैं कि a depiction of his life has been made by him a pleasant and a simple manner, और ये भी कहा जाता है कि इनकी ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर जो अपना कह सकते हैं कि अपना जो एक चित्रण किया वो बड़ा ही सहज और बड़ा ही सरल तरीके से लोगों के सामने किया। ये माना जाता था कि जो एजी जो गार्डनर है वो अपने जीवन में बड़े ही सरल और सहज व्यक्ति थे। उनको ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं था या ऐसा कुछ ईगो नहीं था कि वो एक लेखक है, ठीक है। उन्होंने एक आम जनता की क्या फीलिंग होती है वो अपने लेखन शैली में बताई थी। इसीलिए जो एजी गार्डनर है वो अपने युग के सबसे महानतम लेखकों में से जाने जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि लाइफ इज ब्यूटीफुल फॉर हिम इवन थ्रो देयर मेनी बी स्ट्रगल। ये कहते हैं कि जीवन उसी का सुंदर होता है या जीवन उसी के लिए खूबसूरत होता है जो क्या होता है बहुत सारे स्ट्रगल से निकला होता है। बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसके लिए ये जीवन सबसे खूबसूरत होता है क्योंकि वो हर समस्या का सामना अपने वे में करना जानता है। फिर हम कहते हैं कि हिज राइटिंग रिवाइवल थॉट प्रोवोकिंग एटीट्यूड टू द रीडर्स, और इनकी जो लेखन शैली थी वो बहुत लोगों को प्रभावित करती है, ठीक है। एंड ही पास अवे इन 1946, और 1940 में ये क्या हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक छोटा सा क्या था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ये भी माना जाता है कि इनकी जो स्टडीज थी वो लंदन में हुई। लंदन की जो क्रिस्ट कॉलेज थी, जो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी, वहां से ये अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। और ये भी माना जाता है कि उनकी जो निजी जो स्कूलिंग एजुकेशन थी वो अपने गांव में ही हुई, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसे। ये ऐसे क्या बात बता रहा है, गोल्डन एज क्या बोलता है, क्या इसके अंदर जो मुख्य थीम थी वो बताई जाती है एजी गार्डनर के द्वारा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं बाय द गोल्डन एज, कि इस गोल्डन एज से इट इज इंटेंडेड टू बी ए विजनरी सिस्टम ऑफ perfection at the political and social level।
ये कहा जाता है कि इस स्वर्णिम युग से एक युग को लिया गया है, जिससे क्या है जो राजनीतिक और जो सामाजिक जो एक व्यवस्था थी उस समय, उस कह सकते हैं कि उस समय जब इंग्लैंड के अंदर जो सामाजिक और जो राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी उसके ऊपर ही एक रिफ्लेक्शन, एक विजनरी सिस्टम, एक कह सकते हैं कि एक सोच जो एजी गार्डनर की थी उस समय, उस सिस्टम के ऊपर, उस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो अपनी एक कहते हैं ना कि इस गोल्डन एज के अंदर बता रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लोगों का शोषण कर रहा था, किस तरह से वहां पे जो सामाजिक स्तर के ऊपर जो कुरीतियां थी वो किस लेवल पे थी। तो वो सारी बात इस गोल्डन एज के थ्रू हमें जानने को मिलती है। फिर हम देखते हैं कि नो एज वुड मेक मैन हैप्पी बिकॉज हैप्पीनेस डज नॉट कम आउट ऑफ आउटसाइड सर्कमस्टेंस। ये कहते हैं कि कोई भी युग मनुष्य को खुशी नहीं दे सकता जब तक कि मनुष्य क्या है आंतरिक खुशी अनुभव नहीं करता। मतलब जो मनुष्य को कभी भी बाहर से कोई खुशी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। अगर जब तक हम अपने मन से ही खुश नहीं है तो हमारे अंदर की जो खुशी है वो जाहिर नहीं हो सकती, या हम खुश नहीं हो सकते कि हमें हमारी जो आंतरिक खुशी होती है, आंतरिक जो हैप्पीनेस होती है उसकी हमें जरूरत होती है, ना कि कोई आउटसाइड से कोई हमें हैप्पीनेस दे, ठीक है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अगर हम मन से खुश हैं तो वो हमारी क्या होती है लॉन्ग टर्म खुशी होती है, ठीक है। फिर हम कहते हैं थिंकिंग टुवर्ड्स लाइफ इज ए सॉर्ट ऑफ, टू सम पीपल लाइफ इज ए ट्रेजेडी बिकॉज दे फील सो। अब कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो ये जो समस्या होती है, जो स्ट्रगल होता है, वो एक आम चीज होती है, वो उससे सामना करके भी क्या रहते हैं खुश रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये जो जीवन है ये एक ट्रेजेडी, ये क्या है, एक कह सकते हैं कि एक समस्या है, एक कह सकते हैं कि वो इन जीवन को जीने का तरीका नहीं समझ पा रहे, तो उनके लिए ये जीवन बड़ा ही मुश्किल है। तो यहाँ पे एजी गार्डनर यही बताना चाहते हैं कि आप क्या करो, समस्या आएगी जीवन के अंदर, आपको इससे ही क्या करना है, सीखना है, इसी से आपको खुश रहने का तरीका निकालना है और इसी से आपको ये जीवन धीरे धीरे समाप्त करना है। और जो व्यक्ति अगर ये करना नहीं जानता तो वो हमेशा ही अपने जीवन को क्या करेगा, दुखद अनुभव करेगा, क्योंकि जीवन के अंदर दो चीजें, खुशी आएगी तो दुख भी आएगा और दुख आएगा तो खुशी भी आएगा, ये एक साइकिल है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि टू अदर इट इज ए कॉमेडी और सच पीपल थिंकिंग ऑफ ए जॉब, कि किसी व्यक्ति के लिए ये एक कॉमेडी है, एक नाटक के रूप में भी है, क्योंकि वो क्या करते हैं हर चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं, जॉय ढूंढ लेते हैं, ठीक है। इन द जनरल premises of a gloomy thoughts, premises and gloomy thoughts they were the ritual of life। अब ये लास्ट में क्या कहते हैं कि उदासी की सोच और निराशावादी जीवन शक्ति को क्या करती है, लीन लेती है, या अपन कह सकते हैं कि अपने जीवन को क्या करती है, समाप्त कर देती है। कि अगर आप उदासीहीन रहोगे हमेशा के लिए, हमेशा निराशावादी रहोगे, तो एक ना एक दिन ये हो जाएगा कि आप क्या कर लोगे, सुसाइड कर लोगे, या अपने जीवन को क्या कर लोगे, समाप्त कर लोगे। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी समस्या आए आपके जीवन के अंदर, आप उसे क्या करो, उससे सामना करो, ना कि आप क्या करो, उससे दूर भागो, क्योंकि ये जीवन का एक सार्थक सत्य होता है कि समस्या आएगी तो उसका जो एक हल होता है, उसकी एक जो कह सकते हैं कि उसको सॉल्व करने की जो एक टेक्निक होती है वो भी आपके सामने ही होती है। बस आपको क्या करना होता है, कुछ सोच के, कुछ दिमाग लगा के आपको उस समस्या का क्या करना है, समाधान करना है। लेकिन ये भी सोचना कि जब ये समाधान कर लोगे तो इसके पीछे की जो एक जॉय होगा, एक जो खुशी होगी, वो आपके जीवन को और आगे बढ़ा देती है। और अगर आप चुपचाप बैठ जाओगे उसको लेके कि ये तो समस्या है, मेरे से सॉल्व नहीं होगी, तो शायद आपका जीवन धीरे धीरे कम होता जाएगा। और आप अगर खुश रहोगे तो आपसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं वो भी खुश रहेंगे, वरना कई लोग आज के जमाने में क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जीवन को जल्दी ही जीवन से हार मान लेते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूं कि जीवन की हर लड़ाई से आप क्या करो, लड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन क्या है, बड़ा ही खूबसूरत है, ठीक है। इसको आपको जीने
आने का तरीका होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने जीवन को जीते हो, ठीक है। तो इसी तरह से एजी गार्डनर क्या कर रहा है, एक मैसेज दे रहा है हमें, किससे, द गोल्डन एज से, ठीक है, कि कोई भी युग स्वर्णिम युग नहीं हो सकता जब तक कि आप खुद उसे स्वर्णिम युग नहीं बना, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटलाइन ऑफ एसे। इस एसे की क्या आउटलाइन है, इसके अंदर इस एसे की जो मुख्य बातें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं द गोल्डन एज एंड एसे व्हिच वाज रिटन बाय एजी गार्डनर। ये गोल्डन एज एसे किसके द्वारा लिखा है, एजी गार्डनर के द्वारा। ही रोट अंडर द सिनोनिम पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लग। इन्होंने ये जो जब लिखा तो इनका जो पेन नेम था वो क्या था, अल्फा ऑफ प्लग था, ठीक है। This essay deals with the problems of happiness. ये ऐसे किससे डील करता है कि जो समस्याएं आती हैं, जो समस्या की जो एक खुशी होती है उसके बाद उसके साथ ये क्या करता है, डील करता है। उसके साथ इसका क्या होता है, एक सामना होता है। और इसमें ये कहते हैं कि खुशी की जो समस्या है वही क्या होता है, निबंधकार के लिए एक खुश रहने का क्या एक तरीका है। वो कहता है कि some way are suggested by the essayist for feeling happy. These deal problems of happiness. Some way are suggested by the essayist for feeling happy. Essay open with the illustration of William Ralph Inge. ये कहते हैं कि इस जीवन के अंदर ऐसे कई व्यक्ति हुए, जैसे एक निबंधकार थे विलियम, ठीक है, एक निबंधकार थे विलियम राल्फ इंज, जो कि क्या थे, बड़े ही अपने जीवन के अंदर क्या थे, तरीके ढूंढते थे खुश रहने के। वो अपने युग के अंदर कई बार ये भी कहते थे कि मैं अपने युग से क्या कर रहा हूँ, पछतावा कर रहा हूँ कि काश मैं कुछ समय पहले पैदा हुआ होता तो मैं क्या रहता और भी खुश रहता, ठीक है। तो विलियम राल्फ इंज वो ऐसे व्यक्ति है जो उस अपने युग से ये ना खुश है और वो कहते हैं कि मैं काश मैं कुछ 100-200 साल पहले हुआ होता तो मैं क्या रहता, मैं हैप्पी रहता, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जो हमें यहाँ पे एजी गार्डनर बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि he thought that he could have lived happily, he would have lived with the that have lived in the earlier age. वो कहते हैं कि काश मैं पहले जिया होता तो मैं हैप्पी रहता, ना कि वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान का जीवन मेरे लिए क्या है, एक मृत्यु की तरह है, एक डेथ की तरह है, ठीक है, निर्जीव अवस्था में। He was satisfied with only one thing, that would certainly bring the life to end. ये सिर्फ एक ही बात से संतुष्ट है कि जो मृत्यु है वही हमारे इस युग का क्या करेगी, अंत करेगी। मैं सिर्फ इसी बात से खुश हूं कि इस युग का अंत कब होगा, जब हमें क्या हो जाएगी, मृत्यु आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि it was not sure that he could be happy if the lived in a past time. ये कोई श्योरिटी नहीं है, ये कोई निश्चित बात नहीं है कि क्या आपका जन्म कुछ पहले हुआ होता तो आप स्वयं खुश रहते। ये कोई डिसाइडेड बात नहीं है, ये कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपका जन्म आज से 100 साल पहले हुआ होता तो आप हैप्पी रहते, क्योंकि हर युग की क्या होती है, अलग परिस्थितियां होती है। उन्हीं परिस्थितियों से हमें क्या करना होता है, सामना करना होता है। फिर हम देखते हैं कि पर्सनल हैप्पीनेस डज नॉट कम्स आउट ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस बट दे आल्सो प्ले सम रोल इन ए ब्रिंगिंग हैप्पीनेस। ये कहते हैं कि पर्सनल जो खुशी होती है, हमारी स्वयं जो खुशी होती है वो कोई बाहर से नहीं आएगी, जो बाहर से कोई हमें खुश नहीं कर सकता। हाँ, ये बात है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो हमें खुश होने का तरीका बता सकती है, लेकिन बाहर की खुशी ज्यादा देर तक क्या होती है, टिकी नहीं रहती। तो ये बात भी कौन कहते हैं, हमारे एजी गार्डनर कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि आवर पर्सनल हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ आवर कैरेक्टर। वो कहते हैं कि अपनी स्वयं की खुशी सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेड है कि आपका जो चरित्र है वो किस तरह से, आप किस तरह से समस्याओं का सामना करते हैं, उसके ऊपर ये बात डिपेंड रहती है कि आप किस तरह से खुश रहोगे। फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो एसेंशियल। ये कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होना भी एक बहुत बड़ी क्या है, खुश होने में एक कह सकते हैं कि एक एलिमेंट है, एक खुश होने का एक तरीका है कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप खुश नहीं हो सकते, चाहे आपको कितना भी बाहर से हम खुश होने के तरीके क्यों न दे दें। क्योंकि ये जो शरीर स्वस्थ होना है, कहते हैं ना, इस शरीर स्वस्थ तो हम क्या है, मस्त, या शरीर ही हमारी सबसे बड़ी क्या है, धरोहर है। हम शरीर को ही, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सबसे बड़े क्या है, धनवान व्यक्ति हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो एसेंशियल इन हैप्पीनेस। फिर हम कहते हैं कि ए फ्रेंच लेडी हैड सेड टू जेम्स बॉसवेल।
एक फ्रांस की लेडी थी जो जेम्स बॉसवेल को कहती है कि दैट आवर हैप्पीनेस डिपेंड ऑन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ये कहती है कि हमारी जो हैप्पीनेस है वो किस पे डिपेंड रहती है, जो एक सर्कुलेशन चलता है हमारे नाड़ियों के अंदर, हमारे नसों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त स्राव जो हो रहा है, मतलब रक्त जो चल रहा है, हमारे ब्लड जो खून चल रहा है हमारे नाड़ियों के अंदर, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से खुश रहे। क्योंकि हम जब परेशान होते हैं तो किसी का आजकल ज्यादा होता है बीपी, है ना, हमने आपको नाम सुना होगा ब्लड प्रेशर, क्या होता है खुश होने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और हम जब जैसे होता है ना कि बीपी हाई होना, बीपी लो होना, तो किसी को तो क्या होता है समस्या को देख के बीपी हाई हो जाती है, और किसी की ये होती है कि समस्या को देख के बीपी लो हो जाती है। तो उसी तरह से ये कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या है, खुश रहने का, खुश ना रहने का क्या है, एक साधन है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अवर नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन और प्रॉपर नर्वस सिस्टम ऑल्सो हेल्प इन हैप्पीनेस इन लाइफ। हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो भी हमारी खुशी को कह सकते हैं ना कि इस जीवन के अंदर खुश रहने का एक तरीका है, खुश रहने का साधन है। फिर हम कहते हैं कि गुड डाइजेशन वुड हेल्प ब्रिंग इन हैप्पीनेस, और हमारे जो खाने की जो पाचन क्रिया होती है, जब हम खाना खाते हैं और हमारे स्वास्थ्य की अच्छी पाचन क्रिया है, तो वो भी क्या है हमारे जीवन में हमारे लिए खुश रहने का एक तरीका हो सकता है, हम हैप्पीनेस हो सकते हैं उससे भी। फिर हम कहते हैं कि अदर एग्जांपल, हमें एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे एजी गार्डनर, क्या कहते हैं कि रिलेट टू थॉमस, अदर एग्जांपल रिलेट्स टू थॉमस क्राइकल। थॉमस क्राइकल करके एक व्यक्ति थे, उनसे रिलेटेड है, हु वाज अनहैप्पी विद हिज एज, जो कि क्या थे, अनहैप्पी थे इनकी एज से। अकॉर्डिंग टू गार्डनर ही वुड हैव डैमेज एनी टाइम्स in which he had the misfortunes to life, for life would always have been a sorrowful affair to him। ये कहते हैं कि जो थॉमस क्राइकल थे वो ये कहते थे कि इनके जीवन के अंदर वो हमेशा से ही क्या थे, अपने युग से अप्रसन्न थे। गार्डनर के अनुसार वो ये कहते थे कि उसने ना तो अपने युग को कभी खराब बताया और ना ही वो कह सकते हैं कि अपने जीवन से दुर्भाग्यपूर्ण वो जी रहा था, ठीक है। वो ना तो कभी कहता है कि मेरा जीवन ये क्या है, खराब है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि he would have damaged any times in which he had misfortunes to life, वो अपने जीवन से क्या थे, अप्रसन्न थे, और for life would always have been a sorrowful affair to him, और उनका जो जीवन था वो हमेशा के लिए उनसे क्या था, sorrowful था, अप्रसन्न था। वो अपने युग से हमेशा क्या रहते थे, दुखद रहते थे। उनका जो ये था कि मेरा जो जीवन है वो हमेशा क्या है, दुखों के लिए ही बना है, तो उनके दिमाग के अंदर वही बातें चलती थी। फिर हम कहते हैं कि फॉर लाइफ वुड ऑलवेज हैव बीन ए सोर्सफुल अफेक्ट, हैप्पीनेस इन ए लाइफ डिपेंड ऑन आवर माइंड। ये कहते थे कि जो हमारा गार्डनर कहते हैं कि जो हमारी खुशी है वो डिपेंड रहती है हमारे मन के अनुसार, हमारे मस्तिष्क के अनुसार। फिर कहते हैं कि लिटिल टीच इज रिपोर्टेड दैट ही वुड हैव बीन हैप्पी इन एनी एज, और ये कहा जाता है कि अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करोगे तो आप किसी भी युग के अंदर क्या रह सकते हो, खुश रह सकते हो। क्योंकि ये सारा खेल किसका है, दिमाग का खेल है। इसीलिए हम कहते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ये क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपका मन आपको क्या कर रहा है, ये करने के लिए उसको क्या कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है। आप क्या करो, सबसे पहले वो कहते हैं ना, मन को जिसने जीत लिया वो संसार की कोई भी ताकत को जीत सकता है। इसलिए आपके मन को ये समझाओ कि मुझे क्या करना है, पढ़ना है। आप अपने मन को जबरदस्ती उस जगह पर बिठाओ, फिर देखो आपका कैसे धीरे धीरे आपका काम होता है। इसी तरह से ये कहते हैं कि आपका जो मन है, आप मन से खुश रहो तो आप हमेशा के लिए क्या रहोगे, खुश। वरना ऐसा कोई भी युग नहीं है जिसमें आप क्या रह सकते हो, खुश रह सकते हो। फिर कहते हैं कि इन अदर हैंड क्राइकल वुड नॉट हैव फेल्ट हैप्पी इवन इन ए ईडन गार्डन। द हैप्पी पीपल आर दोज हु टेक लाइफ राइटली एंड इंडिफरेंटली, हु गेट फन आउट ऑफ इट। ये कहते हैं कि जो क्राइकल थे वो कभी भी खुश नहीं रहते थे, कहां पे, ईडन गार्डन के अंदर। फिर ये कहते हैं द हैप्पी पीपल आर दोज हु टेक लाइफ लाइटली एंड इंडिफरेंटली, और ये कहते हैं कि खुश लोग वही व्यक्ति होते हैं जो कि क्या है, अपने जीवन को लाइटली लेते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं करते हैं, ठीक है। वो अपने जीवन को एक कहते हैं ना कि एक गेम की तरह रखते हैं। वो अपने जीवन के अंदर, जैसे गेम के अंदर अलग अलग लेवल आते हैं, अलग अलग समस्या आती है, तो उस तरह से लेके जो जीता है
वो हमेशा अपने जीवन में क्या रहता है, खुश रहता है। फिर हम देखते हैं कि द केस ऑफ ए सूला इज टेकन ए मॉर्चुनियस फॉर ए फॉर्चूनेट पर्सन, दिस वर्ल्ड हैज बीन ए अम्यूजिंग प्लेस फॉर हिम, ही फॉर्चुनेट इवन एट दिस ब्रिलियंट जॉनशिप damaged even the day of his birth through he lived a comfortable age। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो कह सकते हैं कि एक जो व्यक्ति थे किस तरह से एक भाग्यशाली व्यक्ति होता है। तो क्राइकल क्या कहते हैं कि ईडन गार्डन में भी अगर वो जो कह सकते हैं कि वो खुश नहीं रहते, तो यहाँ पे जो द केस ऑफ सूला, एक सूला नाम का जो व्यक्ति है उसकी जो केस है, ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे किस तरह से वो कहते हैं कि एक सूला नाम का जो व्यक्ति था वो वहां पे दफन है। कहां पे दफन है, ठीक है, कि एक फॉर्चुनेट पर्सन है, दिस वर्ल्ड हैज ए अम्यूजिंग प्लेस फॉर हिम, और ये जो संसार है वो उसके लिए क्या है, अम्यूजिंग है, वो उसके लिए क्या है, एक आवश्यक नहीं है, वो इसके लिए क्या है, एक निराशावादी संसार है। और वो इसीलिए ये कहता है कि ही फॉर्चुनेट इवन एट दिस ब्रिलियंट जॉनशिप डैमेज इवन द डे ऑफ हिज बर्थ, और उसके जन्म के दिन ही वो क्या कहता है, अपने आप को गलत बताता है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन भी मेरे लिए क्या था, सबसे संसार का दुखद दिन था। कौन कहता है, जॉनथन स्विफ्ट। फिर हम कहते हैं कि थ्रो ही लिव ए कंफर्टेबल एज, अगर उसे संसार का सुखद जीवन जीना है या सुखद युग जीना है, स्विफ्ट वुड हैव कमांडेड एनी एज इन विच he would have lived, और वो कहता है कि मैं अगर किसी भी युग में जा रहा हूं तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, खुश रहने की कोशिश कर सकता हूँ या खुश होने का तरीका ढूंढ सकता हूँ। फिर कहते हैं कि इट इज बिलीव ही कैरीड अनहैप्पी वर्ल्ड इन ए ट्रैफिक ग्लूम इन आउन माइंड, ये कहते हैं कि मैंने इस जीवन में, इस अपने पूरे संसार के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर अगर मैं कह सकते हैं कि अनहैप्पी रहूं तो संसार की कोई भी वस्तु मुझे क्या है, खुश नहीं कर सकते, ठीक है। If we want to live happy, we need not condemn the times but live other men life, और वो कहता है कि अगर हमें खुश रहना है तो समय का ध्यान न रखना है, समय के बारे में नहीं सोचना है, हमें क्या करना है, दूसरे लोगों को भी क्या करना है, खुश रहने की तरीके सिखाने हैं, दूसरों को भी क्या रखना है, खुश रखना है। हम तो स्वयं रहते हैं, हमें क्या करना है, आगे जो इस संसार में जो लोग हैं उन्हें भी क्या करना है, आसपास के लोगों को भी क्या करना है, खुश रखना है। फिर कहते हैं कि दैट इट शुड फॉलो द लीड्स ऑफ ए ग्रेट मैन, और यही एक अच्छे व्यक्ति की, एक ग्रेट मैन की, एक जेंटलमैन की क्या है, निशानी होती है कि वो क्या करता है, स्वयं तो खुश रहता है, अपने आसपास के लोगों को भी क्या करता है, हैप्पी रखता है। यही एक जेंटलमैन की क्या होता है, एक नेचर होता है। फिर कहते हैं कि देयर पर्सनालिटी कैन मेक अस लर्न लिव इन ए हैप्पी वे, लाइफ कैन बी टेकन एज एन आइडियल, और यही उसके लिए एक क्या होती है, एक पर्सनैलिटी होती है उसकी, और वो उस लाइफ को क्या लेता है, एक इजी वे में लेता है, एक आदर्श वे में लेता है, और वी कैन लीव द लाइफ इन ए मैकुलेट अबाउट हिम इट सेड व्हाट ए रिच, और जो इस तरह से जीता है तो वो इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति होता है, ना कि ये कि आपके पास धन कितना है उससे कोई व्यक्ति संसार सुखी नहीं रहता या धनवान नहीं होता। जब आप शांति से 2 टाइम की खाना भी खाते हो या 2 टाइम की रोटी भी अगर शांति से खाते हो तो आप जीवन के सबसे क्या हो, खुशनसीब व्यक्ति हो, सबसे धनवान व्यक्ति हो, ये माना जाता है। फुल ऑफ जेलसी जॉय yourself, we want to live a happy life, we need not condemn the times but live other men's lives, that it should follow the lives of a great man, the personality can make us learn life happy and can take an ideal, ठीक है। What a jest, what a kindness, what a noble feeling, what a fine living, put Macaulay lower in the scale of a literature, there's one I will not, but the scale of a humanity there is no higher। ये कहा जाता है कि किस तरह से वो व्यक्ति एक नोबल होता है, एक आदर्श फीलिंग होती है जो कि क्या करता है, आसपास के लोगों को खुश रखता है, आसपास के लोगों के लिए वो कुछ करता है, ना कि ये कि वो खुद रोना रो रहा है, वो खुद स्वयं अंदर से टूट चुका है और वो आसपास के लोगों को भी दुखी कर रहा है, तो वो एक जीवन का सबसे हारा हुआ व्यक्ति माना जाता है। और जो व्यक्ति स्वयं सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि
उसे देख के क्या है आसपास के लोग भी क्या होते हैं खुश रहते हैं, स्वयं लोग भी क्या होते हैं हैप्पी रहते हैं, या उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। तो वही व्यक्ति अंग्रेजी साहित्य के अनुसार E.G. गार्डनर के अनुसार क्या है सबसे बड़े कह सकते हैं कि एक नोबल मैन है, एक जेंटलमैन है की निशानी होती है, जो कि क्या है वह स्वयं के लिए नहीं करता, वो दूसरों के लिए भी करता है, इस अर्थ के लिए भी करता है, इस वर्ल्ड के लिए भी करता है, और वो अपनी ह्यूमैनिटी के लिए करता है, अपनी मानव जीवन के लिए करता है, मानव कल्याण के लिए करता है। तो ये एक कह सकते हैं कि ये जो ऐसे हैं और ये कहते हैं कि एक गोल्डन एज, ये एक स्वर्णिम युग की बात बता रहा है कि स्वर्णिम युग अपने जीवन में कब आता है। हमने कई बार इतिहास के अंदर देखा कि फलाना राजा का युग स्वर्णिम युग था, तो स्वर्णिम युग का मतलब ये थोड़ी है कि सारी चीजें वहां पे स्वर्णिम में होती थी, मतलब ये हो गया कि उस समय उस राजा के काल के अंदर लोग किस तरह से रहते थे, कि लोग सामाजिक जो व्यवस्था थी अच्छी थी, राजनीतिक व्यवस्था अच्छी थी, लोगों के अंदर भूखमरी कम थी, लोग 2 समय की खाना खा सकते थे, लोग 2 समय का उनको कामकाज मिलता था। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं एक स्वर्णिम युग कहते हैं। तो यहाँ पे भी E.G. गार्डनर वही बात बता रहे हैं कि आप अगर इस तरह से रहना सीख लो तो ये क्या है एक स्वर्णिम युग माना जाता है, ना कि आप ये दोष हो कि मैं कुछ साल पहले पैदा होता तो मैं ऐसा होता, मैं अगर मेरे पास ये होता तो मैं ऐसा होता। हम कई बार क्या होता है पढ़ाई में भी हम ऐसी बात करते हैं कि काश मेरे पास ये वाली बुक होती तो मैं पास हो जाता, मेरे पास ये समय होता तो मैं ऐसे कर लेता। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, आपके पास वो काबिलियत है, तो आप दुनिया की कोई भी कोने के अंदर आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हो। तो उसी तरह से वो आपका क्या होगा एक स्वर्णिम युग होगा। फिर हम देखते हैं ए मैन लाइक सैंचो पांचा is happy whatever the age may be, but man like Don Costi that in a fair friendly by given an example of a people among the chemists, one he included a deep inch through Keitel, Jonathan Swift, Don Cortex। यहाँ पे क्या है लास्ट में कुछ एक ऐसे व्यक्तियों का जो हमारे सांचा पांचा है वो एक ऐसे व्यक्तियों का नाम लेते हैं जो कि क्या थे अपने युग के सबसे निराशावादी व्यक्ति माने जाते थे, जो कि क्या है अपने युग के अंदर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उनका नाम हमें लास्ट में यहाँ पे ऐसे के अंदर देखने को मिलता है। वो क्या है थॉमस क्राइकल है, जॉनथन स्विफ्ट है, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि क्या थे अपने जीवन के अंदर निराशावादी थे। इन्हें हम निराशावादी कवि भी कह सकते हैं या व्यक्ति भी कह सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि कोई एक ऐसे व्यक्ति जो कि क्या थे खुश रहने का तरीका ढूंढते थे, खुश रहते थे, वो कौन थे हम कह सकते हैं कि थॉमस क्राइकल है। फिर हम उनका नाम ले सकते हैं कि यूटिलिटीज है, हेरोडोटस है, मैकॉले है, सांचो पांचा है, सुला का केस है। ये सारे एक अलग अलग जो केस थे जो हमें इस ऑल द अबाउट ये जो हमारा जो ऐसे हैं द गोल्डन एज, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कि E.G. गार्डनर यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और इसी के थ्रू हमें ये सिखाते हैं कि आप किसी भी एज के बारे में ये मत सोचो कि ये एज हमारा नहीं है। हम कई बार कहते हैं कि ये समय मेरा नहीं था, समय बलवान है, समय का मेरा अलग हो सकता है, आज समय मेरे साथ नहीं है। आप वो बातें मत करो, क्योंकि आपको क्या करना है समय के साथ बदलना होगा, आपको समय के साथ लड़ना होगा। जब तक आप वो चीजें नहीं करोगे तब तक आपके जीवन के अंदर कोई हैप्पीनेस नहीं आएगी, कोई भी बाहरी ऐसे कोई तत्व या बाहरी ऐसा कोई एलिमेंट्स आपको खुश नहीं कर सकता जब तक कि आप क्या अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो, अंदर से आप हैप्पी नहीं हो, अंदर से आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप क्या रह सको, हैप्पी रह सको, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं कि ही वॉज ए मॉडरेट पर्सन बट फॉर हिज फॉर्च्यून एंड ही वॉज हैप्पी। और ये जो कुछ लोग थे जो कि अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा काम किए और हैप्पी रहते थे, ठीक है। तो ये E.G. गार्डनर का एक मैसेज था उस समय के लोगों के लिए, जब वहां पे बहुत सारी क्रांतियां हो रही थी, भूखमरी पैदा हो चुकी थी, लोग सामना करने से पूरी तरह से टूट चुके थे, उनके पास हिम्मत नहीं थी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया था। तो ये जो हमारा ऐसे है उस समय लोगों के बीच में जब गया तो ये उस समय उन लोगों के लिए एक हिम्मत का काम करता है। ये कह सकते हैं कि एक जो कह सकते हैं एक जोश भरने का जो काम करता है वो क्या करता है, यही ऐसे करता है। जिस तरह से हमने देखा कि हमारा स्वतंत्रता जब संग्राम हो रहा था तो हमारे कई ऐसे बड़े जैसे विवेकानंद जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने क्या किया था कई पोएमें लिखी, कई श्लोक्स लिए, कोई स्लोगन्स लिए, जिससे क्या हो रही थी जनता के अंदर एक कह सकते हैं ना एक ताकत, एक हिम्मत आती थी। तो उसी तरह से ये ऐसे भी उस समय उन लोगों के लिए हिम्मत का काम करते हैं।
तो बड़ा ही खूबसूरत सा ऐसे था एजी गार्डनर का। अब हम देखेंगे कि इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ये क्या बनता है। मैं जब जितने भी ऐसे पढ़ा रहा हूँ इससे अगर आप अपने मस्तिष्क से अगर सोचते हो, अगर आप बुक को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के अगर सोचते हो तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी क्या होती है, लागू होती है और अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, और अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपके नंबर भी क्या होंगे, अच्छे आएंगे। तो क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, कॉपी करके लिख लिया, उसको कुछ समझते नहीं है लोग, उसे ऐसे एक नॉर्मल वे में ले लेते हैं कि हमें तो बस BA सेकंड ईयर पास करना है। तो ऐसे मत लो, आप अपने जीवन में क्या करो, इन चीजों को कुछ उतारो, जहां से सीखने को मिलता है सीखो। और कहीं ना कहीं ये ऐसे अनुभवी लोग थे जो एजी गार्डनर, जो बड़े ही समस्या में, आजकल तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स आ गए जिससे हम हैप्पी रह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं मोमेंट्स होते हैं जो हमारे लिए खुशी के पल होते हैं। ये उस समय के लोग हैं जब उनके पास कुछ नहीं था तो भी ये लोग क्या करते थे, खुश रहते थे और दूसरों को खुश रखने का भी तरीका ढूंढते थे। और इसीलिए मैं भी आपको ये कहता हूँ कि आप भी अपने आसपास अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो निराशा होती है, समस्याओं को जानो, उन्हें अगर आपके पास टैलेंट है तो उन्हें हल बताओ और क्या करो, उनकी समस्या को सॉल्व करने का काम करो। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है, a golden age is a personal affair, elaborate the statement in a light of the essay written by Gardner, or what, और एक क्वेश्चन और है, what according to Gardner is happiness and how can it be achieved। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये गोल्डन एज ए पर्सनल अफेयर, कि ये गोल्डन एज है, ये एक पर्सनल अफेयर है, एक पर्सनल फीलिंग्स के बारे में लिखा गया है। ऐसे आपको क्या करना है, इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट को क्या करना है, खोलना है, इसको ज्यादा से ज्यादा व्याख्या करनी है इसकी, ठीक है। लाइक ऑन द ऐसे, आपको क्या करना है, अपने जो ऐसे है आपके सिलेबस के ऊपर, उसके थ्रू इस लाइन को क्या करना है, डिफाइन करना है। और रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, एजी गार्डनर के द्वारा। एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू गार्डनर, गार्डनर के अनुसार हैप्पीनेस क्या होती है, खुशी क्या होती है, और उसे किस तरह से हम पा सकते हैं। तो ये आपके दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निबंधात्मक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो कि क्या आपके पुराने एग्जाम में आए हो और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा ऐसे था, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप भी सीखो, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं हमारे एक नए चैप्टर के साथ, नई क्लास में, नई क्लास होगी उसमें मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। और मैं थर्ड ईयर की जो क्लासें हैं हमारी, जो कुछ समय से रुकी हुई है, उससे भी मैं कंटिन्यू करूंगा, आप निश्चित रहिएगा। मैं उसका भी पूरा सिलेबस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कराऊंगा। पूरे आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारे जो सिलेबस हैं, सारे जो चैप्टर्स हैं, एक एक करके मैं यहाँ पे सब कुछ कराऊंगा। तब तक के लिए आप क्या करो, आराम से जो आपके पास आ रहा है मैटर उसे पढ़ो, ठीक है। और मैं आपका सारा सिलेबस कराऊंगा। थर्ड ईयर के लिए भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ समय से क्लासेस रुकी हुई है, उनका भी मैटर में लेके आऊंगा, उनकी भी क्लासेस लाऊंगा और पूरा सिलेबस उनके एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगा। थैंक यू।